हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप में सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बारोड, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए लेकर आया हूं वर्ल्ड के सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक की केस स्टडी। यस, आज हम बात करने वाले हैं रेड बुल की डिटेल केस स्टडी के बारे में। जिस कंपनी को, जिस एनर्जी ड्रिंक को एक मामूली से केमिस्ट से शुरू किया था और आज उस कंपनी की वैल्यूएशन है $20 बिलियन। एक टाइम पे एक साल के अंदर रेड बुल की जो ऑन एन एवरेज सेलिंग हुआ करती थी वो थी 1 मिलियन कैन, और आज की डेट में रेड बुल हर घंटे के अंदर 8,50,000 से भी ज़्यादा कैंस को सोल्ड करता है। तो किस तरीके से इस कंपनी की शुरुआत हुई, किस तरीके से इस सेगमेंटेशन के अंदर रेड बुल ने काम किया, किस तरीके से मार्केटिंग किया, किस तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में आइडिया आया, कहाँ से प्रोडक्ट की इनोवेशन हुई, और किस तरीके से रेड बुल आज की डेट में $20 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। और साथ साथ में आपने देखा हो तो रेड बुल की जो प्राइस है, जो ऑन एवरेज जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। तो किस तरीके की मार्केटिंग ने आज रेड बुल को इतना महंगा होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा फेमस बना दिया। अगर मैं रेड बुल की मार्केट शेयर की बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड एनर्जी ड्रिंक के अंदर ऑलमोस्ट 24.3% मार्केट शेयर अकेला रेड बुल लेता है। यानी कि आज की रेड बुल का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अगर मैं स्टैटिस्टिक की बात करूँ तो 7.5 बिलियन कैंस 2019 के अंदर रेड बुल ने वर्ल्ड वाइड सेल किए थे। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको अगर आप एक एक कैन थमा देते हो फिर भी रेड बुल के कैंस हैं वो बच जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि एक बहुत ही छोटी सी कंपनी जिसकी शुरुआत हुई थी बहुत ही छोटे लेवल पे, और आज वो कंपनी है वर्ल्ड की बहुत ही बड़ी कंपनी। तो किस तरीके से कंपनी बनी है और किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो उसके बारे में आज हम इन डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर पर जाना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। एंड चलिए जानते हैं आज उस केस स्टडी के बारे में। रेड बुल कंपनी के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो आपको रेड बुल के बारे में जानने को मिलेगा कि इस कंपनी की शुरुआत 1984 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई थी। लेकिन अगर बात करो कि किस बंदे ने इस कंपनी की नींव डाली या इस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया तो वो थे चेलियो यूविडिया, जो थे थाईलैंड के रहवासी। 1976 के अंदर कार्टिंग डेंग नाम से सबसे पहले एक एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत हुई थी और यही एनर्जी ड्रिंक आगे जाके नाम चेंज होकर हो गया रेड बुल। चेलियो यूविडिया अपने भाई की शॉप पर एज ए केमिस्ट काम किया करते थे। वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ को नोटिस किया था कि थाईलैंड के अंदर जितने भी हैवी ट्रक ड्राइवर्स हो गए, जितने भी लोग नाइट शिफ्ट के अंदर काम करते हैं, या फिर जितने भी लोगों जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो लोग वहाँ पे कंज्यूम क्या करते थे, एनर्जी ड्रिंक को। और उस वक्त एनर्जी ड्रिंक दवाई की जो बॉटल्स होती है उस तरीके से मार्केट के अंदर सेल हुआ करती थी। लेकिन थाईलैंड के अंदर ज़्यादातर जो एनर्जी ड्रिंक सेल होते थे वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट किए जाते थे थाईलैंड के अंदर। तो वहाँ पे चेलियो यूविडिया ने ये सोचा कि क्यों ना मैं मेड इन थाईलैंड, अपने जो देश है उसका ही एक एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत की। और वहाँ पर उन्होंने कार्टिंग डेंग नाम से सबसे पहले एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत की और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही सही तरीके से इस ड्रिंक को प्रमोट करना स्टार्ट किया। लेकिन कहानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है जब 1982 के अंदर ऑस्ट्रेलिया का एक एंटरप्रेन्योर फ्लाइट लेकर बिजनेस के काम के लिए थाईलैंड जाता है और वहाँ पर अपने जेट लैग को क्योर करने के लिए, एनर्जी के लिए वहाँ पर वो कार्टिंग डेंग को कंज्यूम करते हैं। और कंज्यूम करने के साथ ही उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होता है और वहाँ पर वो एनर्जी ड्रिंक से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होता है एंड बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ पसंद भी आ जाती है। उसके लिए वो डायरेक्टली बात करते हैं इस कंपनी के फाउंडर चेलियो यूविडिया से और वहां पर इस कंपनी को वर्ल्ड वाइड सेल करने के रिलेटेड अप्रोच रखते हैं। और वहां पर चेलियो यूविडिया एंड डेट्री दोनों लोग मिलकर $500,000 वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर इस कंपनी की शुरुआत हो जाती है। वहां पे 49% जो स्टेक होता है वो जाता है चेलियो यूविडिया को, 49% स्टेक होता है वो चला जाता है डेट्रीज को एंड 2% चेलियो यूविडिया के सन को मिल जाता है। और इस तरीके से इस कंपनी की शुरुआत होती है। 1984 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस कंपनी को वहां पर रजिस्टर किया जाता है एंड 1987 के अंदर इस कंपनी की जो रेड बुल जो है उसकी शुरुआत होती है। यानी कि उस रेड बुल को सबसे पहले 1987 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो आप बोलोगे सर 3 साल उन लोगों ने क्या किया? तो 3 साल डेट्रीज बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर थे और बहुत ही लॉन्ग विजन था उनका, इसीलिए उन्होंने एनर्जी ड्रिंक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लाए। वहाँ पे उन्होंने कार्बोनेटेड वाटर को ऐड किया, साथ साथ में वहाँ पे उन्होंने शुगर के लेवल्स को बढ़ाया, साथ साथ में उन्होंने अपने पैकेजिंग पे ध्यान दिया, ब्रांडिंग पे दे दिया एंड किस तरीके से इस जो पर्टिकुलर जो रेड बुल है उसको किस तरीके से डिफरेंट यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री के अंदर सेल किया जाए उसके रिलेटेड प्रोडक्ट को रेडी किया गया। यानी 3 साल तक उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे दिए एंड उसके बाद बहुत ही सही तरीके से प्रिपेयर होने के बाद 1987 के अंदर रेड बुल को लॉन्च किया गया ऑफिशियली। तो सबसे पहले जानते हैं कि कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। 3 सबसे बड़ी लर्निंग है। सबसे पहली लर्निंग है डोंट हेजिटेट टू कोलैबोरेशन। अगर डेट्रीज वहां पे कोलैबोरेशन नहीं करते तो आज रेड बुल आपके सामने ही नहीं होता और शायद
चीनो यूविड या कोई नई अपॉर्चुनिटी को लेने से इनकार कर देते या फिर कोलैबोरेशन नहीं करते, तो वहाँ पर भी रेड बुल आज के डेट में इतना बड़ा नहीं बन पाता। तो कभी भी आप अगर आपके दिमाग के अंदर कोई आइडिया है, आपको लगता है कि किसी को अप्रोच करना चाहिए, तो एक बार अप्रोच कर दो। शायद उसका रिजल्ट जो होगा वो सही ना भी आए, लेकिन वहाँ पर आपको ये अफसोस नहीं रहेगा कि मुझे करना था और चांस लेना था लेकिन मैंने नहीं लिया। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि ऑलवेज कम विथ अ प्रिपेयर प्लान। यानी कि वहाँ पर जब चेलियो यूविडा ने हाँ बोल दिया कि इस प्रोडक्ट को आप वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर डेट्रिच ने 3 साल लिए और इन 3 साल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च किया कि कौन सी ड्रिंक को ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, किस तरीके से ड्रिंक को वो लोग पसंद करते हैं, किस तरीके से वो मार्केट के अंदर इस ड्रिंक को लॉन्च करेंगे, किस तरीके से ब्रांडिंग करेंगे, इसके टेस्ट के अंदर क्या चेंजेस लाएंगे, पैकेजिंग के अंदर क्या चेंजेस लाएंगे। यानी बहुत ही इन डिटेल में रिसर्च किया और उसके बाद एक प्रिपेयर्ड प्लान के साथ उन्होंने मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। यानी कभी भी कोई रेगुलर प्रोडक्ट या फिर कोई कॉमन प्रोडक्ट के साथ मत आओ, हमेशा कुछ यूनिक करो, कुछ ऐसा लेकर आओ जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आप बहुत ही सही तरीके से रन कर पाओ। तीसरी लर्निंग मिलती है क्रिएट अ मार्केट। यहां पे डाइटरिच कहता है कि इफ वी डोंट क्रिएट द मार्केट then it doesn't exist। यानी कि अगर आप ये सोचोगे कि ये मैं प्रोडक्ट जो लेकर आ रहा हूँ उसका तो कोई मार्केट ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है, तो वहाँ पर आप एक पूरा नया मार्केट क्रिएट कर रहे हो। इस तरीके से प्रोडक्ट को लेकर आओ। यानी कि थाईलैंड के अलावा दूसरे जो कंट्रीज थे वहाँ पर कोई भी एनर्जी ड्रिंक का कोई सेक्टर ही नहीं था। ज़्यादातर लोग कॉफ़ी को ही एज ए एनर्जी ड्रिंक वहाँ पर कंज्यूम किया करते थे, लेकिन वहाँ पर डाइटरीज ने एक पूरा नया मार्केट शुरू किया, एक पूरा नया सेगमेंट को शुरू किया जहाँ पर उन्होंने बहुत ही नई चीज़ से लोगों को इंट्रोड्यूस किया एंड वहाँ पर लोगों ने इस एनर्जी ड्रिंक को पसंद भी किया। इसीलिए जब आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आता है, कोई नई चीजों के बारे में आप सोचते हो, तो ये मत सोचो कि आज ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है ही नहीं या फिर कोई लेगा ही नहीं। हमेशा उस प्रोडक्ट को लेकर आओ, एक नया सेगमेंट को क्रिएट करो, एक नए मार्केट को क्रिएट करो। क्या पता वो एक मार्केट बिलियंस ऑफ डॉलर का हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की डेट में जो एनर्जी ड्रिंक का मार्केट है, जो एक टाइम पे कोई मार्केट ही नहीं था, आज के 2025 तक एनर्जी ड्रिंक का जो मार्केट है वो नियर बाय $85 बिलियन का होने वाला है। तो अगर वहां पे चेलियो यूविडा ने डाइटरिच ने ये सोचा होता कि वर्ल्ड वाइड ये मार्केट ही नहीं है, तो हमको दूसरी कोई और प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, तो आज वो ये मार्केट की शुरुआत ही ना कर पाते। इसीलिए हमेशा अपनी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करो एंड उसके लिए एक नया मार्केट क्रिएट करो। अब जानते हैं कि किस तरीके से रेड बुल ने मार्केटिंग किया। यानी कि जब रेड बुल शुरू हुआ तब ऑलरेडी मार्केट के अंदर कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल हो रही थी और वहाँ पर वो लोग बहुत ही अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे प्रिंट मीडिया के अंदर और टीवी चैनल्स के अंदर, जहाँ पे रेड बुल एक बहुत ही छोटी कंपनी थी जिसके लिए इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी था एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी था। इसीलिए डाइटरिच ने वहाँ पे डिफरेंट 5 ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सोचा जिसकी वजह से आज में रेड बुल वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी वर्ड ऑफ माउथ। यानी जब ये एनर्जी ड्रिंक मार्केटिंग में लॉन्च किया तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस ग्रुप है वो कौन सा है। और रेड बुल के लिए जो टारगेट ऑडियंस ग्रुप था वो था 16 से लेकर 30 के बीच में। यानी जो ऑडियंस ग्रुप है ज़्यादातर कॉलेजेस हो गया, पार्टीज हो गया एंड क्लब्स के अंदर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया ये ग्रुप को। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि कॉलेज के अंदर अपने स्टूडेंट को ब्रांड मैनेजर बनाना स्टार्ट किया। यानी कुछ स्टूडेंट को उन लोगों ने चुन लिया जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है वहाँ पर, और उनको बोला गया कि आपको पार्टीज देनी है, आपको क्लब्स में लोगों को लेकर जाना है और वहाँ पर पार्टी जो स्पॉन्सर करेगा वो होगा रेड बुल। और वहाँ पे हर पार्टी के अंदर रेड बुल हज़ारों कैन को सप्लाई करता था और फ्री के अंदर लोगों को वहाँ पे कंज्यूम करने के लिए सैंपल देता था रेड बुल का। यानी कि जितनी भी पार्टीज होती थी, जितने भी क्लब्स होते थे, वहाँ पे क्लब्स के अंदर भी एक बुल करके एक पूरा सेक्शन बना दिया था जहाँ पे अल्कोहल या फिर वोडका के साथ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना दिया था रेड बुल ने, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा जो क्लब्स हो गए, जो पार्टीज हो गए, हर पार्टीज हर क्लब के अंदर वहाँ पर एज अ स्पॉन्सर रेड बुल लोगों को देखने को मिलता था। एंड वहाँ पर रेड बुल अपना बहुत ही जमकर फ्री सैंपलिंग देता था लोगों को पीने के लिए, जिसकी वजह से रेड बुल देखते ही देखते लोगों के मुंह से ऑटोमेटिकली प्रमोट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि वर्ड ऑफ माउथ, जियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज की डेट में इस स्ट्रेटजी को यूज करती है। यानी कि उन्होंने लोगों को ही अपना सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट बना दिया। यानी कि लोगों को उन्होंने फ्री के अंदर प्रोडक्ट दी और वहां पर लोगों ने उनकी प्रोडक्ट को बहुत ही सही तरीके से प्रमोट किया, जिसकी वजह से रेड बुल देखते ही देख के यूथ के अंदर एक बज़ बनेगा कि यार रेड बुल यानी बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक है, उसको पीना चाहिए, यानी उसको अल्कोहल के या फिर वोडका के साथ डेफिनेटली कॉम्बिनेशन के साथ पीना चाहिए। जिसकी वजह हर पार्टी के अंदर, हर क्लब के अंदर, हर कॉलेजेस के अंदर एक नया वहां पे ट्रेंड शुरू हो गया रेड बुल को पीने का।
उसके बाद आती है उनकी दूसरी स्ट्रेटजी, वो थी गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग ऐसी स्ट्रेटजी जो बहुत ही आई कैचिंग एडवर्टाइजमेंट कह सकते हो या फिर लोगों की नज़र में तुरंत आ जाए ऐसा एडवर्टाइजमेंट। वहाँ पर रेडबुल ने जो मिनी कूपर होती है फिर फॉक्सवैगन की जो बीटल कार होती है, वो दोनों कार पे उनके बहुत ही बड़े बड़े कैन को लेकर वो कार्स को वहाँ पे सिटीज़ के अंदर घुमाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो ब्रांड अवेयरनेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जहाँ जहाँ पर ये कार घूमती थी वहाँ पर ये लोग अपने जो सैंपल्स होते थे फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, जिसकी वजह से उनके टेस्ट को लोग वहाँ पे देखे, साथ उनके प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी जो ब्रांड अवेयरनेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गुरिल्ला मार्केटिंग आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बड़ी बड़ी कंपनीज आज के डेट में गुरिल्ला मार्केटिंग का यूज़ करती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़े तो आप भी वहाँ पर गुरिल्ला मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, जो इनिशियल स्टेज के अंदर रेडबुल ने यूज़ किया था। साथ साथ में रेडबुल ने ऐसे स्पॉन्सर्स गर्ल को भी वहाँ पे बोल रखा था जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर या फिर डिफरेंट जो भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पर जो गर्ल्स होती थी उनका सिर्फ एक ही काम होता था कि लोगों तक रेडबुल के फ्री सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना। अब आप सोचो कोई हॉट लड़की आकर आपको बोलेगी कि रेडबुल पी लो, तो डेफिनेटली आपको पीना नहीं भी होगा तो एक बार तो आप हाथों कर ही दोगे। इस तरीके से रेडबुल ने काफ़ी सारी डिफरेंट स्ट्रेटेजी को यूज़ किया एंड अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाई सबसे पहले, एंड उसके बाद फ्री सैंपलिंग के थ्रू लोगों को उनके जो टेस्ट है उससे इंट्रोड्यूस करवाया और इसी तरीके से रेडबुल बहुत ही सही तरीके से मार्केट के अंदर छाने लगा। तीसरी स्ट्रेटजी है स्पॉन्सरशिप एंड इवेंट्स। रेडबुल ने बहुत ही सही तरीके से स्पोर्ट्स के साथ रेडबुल के नाम को कनेक्ट कर दिया। 1990 के अंदर जब रेडबुल के पास अच्छा खासा टर्नओवर के जरिए पैसे आने लगा तो वहां पर रेडबुल ने वहां पे सबसे पहले स्पॉन्सर्स करना स्टार्ट कर दिया। 1990 के अंदर F1 रेसिंग या फिर फॉर्मूला रेसिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी और उसकी जो टॉप ड्राइवर था उसी ड्राइवर को सबसे पहले रेडबुल ने स्पॉन्सर कर दिया। उसके बाद लगातार डिफरेंट एथलीट्स हो गए, डिफरेंट प्लेयर्स हो गए, वो लगातार रेडबुल स्पॉन्सर करता रहा। साथ साथ में रेडबुल कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं करता था, लेकिन खुद के ट्रेंड को वहाँ पे वो क्रिएट करता था एंड ट्रेंड को बनाता था। साथ में कोई भी कंटेंट को रेडबुल वहाँ पे कंज्यूम नहीं करवाता था, लेकिन वहाँ पे वो खुद अपना कंटेंट क्रिएट करता था और उसके बाद अपने ऑडियंस को कंज्यूम करवाता था। आज अगर रेडबुल के फेमस इवेंट की बात करूँ तो क्लिफ डाइविंग हो गया, क्रस्ट आइस हो गया, साथ में फ्लंग टैग हो गया, मोटरसाइकिल के रिलेटेड इवेंट्स हो गए, कार के रिलेटेड इवेंट्स हो गए, ऐसे कई सारे हजारों इवेंट्स आज की डेट में रेडबुल कंडक्ट करता है। अगर कुछ आंकड़ों की बात करूं तो आज की डेट में 1000 से भी ज्यादा एथलीट्स को स्पॉन्सर करता है अकेला रेडबुल। 5 से भी ज्यादा फुटबॉल क्लब टीम्स हैं खुद की रेडबुल की, साथ में एक खुद की आइस हॉकी टीम है एंड 2 फॉर्मूला 1 की टीम है रेडबुल की खुद की। एंड साथ में रेडबुल वर्ल्ड वाइड एक साल के अंदर 1250 से भी ज्यादा इवेंट्स को कंडक्ट करता है। एंड अगर मैं सिर्फ उनके एक इवेंट की बात दूं जिस इवेंट का नाम है फ्लंग टैंक, जहां पर आपको अपने खुद के तरीके से एरोप्लेन बनाना होता है और पानी से थोड़ी ऊंचाई पर उस एरोप्लेन को उड़ाना होता है और वहां पर आपको बहुत ज्यादा फनी क्रैशेस देखने को मिलते हैं। और उसी क्रैशेस को देखने के लिए रेडबुल के इवेंट के अंदर 2,20,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसकी साइज या फिर उसकी कैपेसिटी भी 1,32,000 है, लेकिन उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर 2,20,000 लोग आए थे। तो आप सोच सकते हो कि रेडबुल अपनी इवेंट्स के थ्रू कितना ज्यादा अपनी ब्रांड को अवेयरनेस बढ़ा रहा है एंड साथ में कितनी ज्यादा अपनी ब्रांड की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने ब्रांड की छोटे मोटे लेवल पे इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हो एंड साथ में छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप क्रिएट कर सकते हो। एंड पर्टिकुलर रेडबुल ने स्पोर्ट्स के साथ ही वहां पे कनेक्ट हुआ क्योंकि उनका जो टारगेटेड ऑडियंस ग्रुप था वो ज्यादातर यंग था और यंग लोग स्पोर्ट्स देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एंड ज्यादातर रेडबुल ने एडवेंचरस जो एक्टिविटीज होती है उनको सबसे ज्यादा स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से लोगों को एडवेंचर के साथ रेडबुल को वो कनेक्ट कर पाए। यानी कुछ एडवेंचर करना है, कुछ एनर्जेटिक करना है तो रेडबुल ले लिया, रेडबुल पी लिया। तो इस तरीके से रेडबुल ने अपने स्पॉन्सरशिप के थ्रू एंड इवेंट्स के थ्रू भी बहुत ही अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट किया। चौथी अगर उनकी स्ट्रेटजी की बात करूं तो वो थी प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट। रेडबुल का सबसे पहला जो स्लोगन बहुत ज़्यादा हिट हुआ था वो था रेडबुल गिव्स यू विंग, यानी कि रेडबुल पीने के बाद ही आपको एक आर्टिफिशियल विंग्स मिल जाते हैं, आर्टिफिशियल एक एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से आप कोई भी मुश्किल काम को बहुत ही ईजिली कर सकते हो। इस तरीके से रेडबुल ने अपनी जो टैगलाइन थी उसको बहुत ही सही तरीके से अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट किया, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बज़ बना दिया कि रेडबुल पीने से आपको पंख मिलते हैं, या फिर कह सकते हो रेडबुल पीने से आपकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। रेडबुल गिव्स यू विंग, रेडबुल गिव्स यू विंग, यानी कि इस पर्टिकुलर वर्ड्स को बहुत ही सही तरीके से इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर एंड ऐसे फनी कार्टून्स बनाए जिसकी वजह से लोगों ने इस पर्टिकुलर कार्टून को देखना भी पसंद किया एंड साथ साथ में रेडबुल को पीना भी पसंद किया। साथ में जैसे जैसे ट्रेंड बदलते गए उस हिसाब से रेडबुल ने भी अपने सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो गया, यूट्यूब पे प्रेजेंस हो गया, वो सारी चीज़ों को भी बढ़ावा दिया। आज की डेट में रेडबुल के जो ऑनलाइन
सब्सक्राइबर्स की बात करूँ यूट्यूब पे तो वो है 9.9 मिलियन। अगर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करूँ तो वो है नियर बाय 14 मिलियन। और अगर बात करूँ उनके फेसबुक की तो 4 करोड़ 48 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं आज की डेट में रेडबुल को। तो आप सोच सकते हो कि रेडबुल आज की डेट में हर पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अपने पांव जमा के बैठा है और बहुत ही सही तरीके से आज की डेट में रेडबुल काम कर रहा है। उसके अलावा अगर उनके मीडिया पार्टनर्स की बात करूँ, खुद की मीडिया की बात करूँ तो रेडबुल का खुद का टीवी चैनल भी है, रेडबुल टीवी, एंड साथ में रेडबुल का खुद का प्रिंट मीडिया है जिसका नाम दिया है रेडबुल बुलेटिन। और आज की डेट में उसके जो एक्टिव कस्टमर है वो 6 मिलियन से भी ज़्यादा है, यानी 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर मैगजीन को रीड करते हैं। तो इस तरीके से रेडबुल ने जैसे स्टेप स्टेप बाय वो आगे बढ़ता गया, उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो ग्रोथ होता रहा, तो रेडबुल अपना 1/3% जो भी होता था प्रॉफिट उसको सिर्फ मार्केटिंग के अंदर लगाता था। यानी कि रेडबुल का एक बार में जो टर्नओवर था 2019 के अंदर वो था $6 बिलियन और उसका ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट यानी कि $2 बिलियन रेडबुल ने सिर्फ मार्केटिंग के अंदर लगा दिया था। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा मार्केटिंग करोगे उतना ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगा एंड ब्रांड अवेयरनेस के जरिए आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। 5वीं स्ट्रेटजी है यूनिक मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर जो रेगुलर मार्केटिंग होता है वो तो हर कोई करता है, लेकिन आप अपनी मार्केटिंग के अंदर कोई नई टेक्निक्स ला रहे हो, कोई नया ट्रेंड लेकर आ रहे हो, फिर कोई ऐसी नई चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक नया तहलका मच जाए और लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद करना स्टार्ट कर दे या फिर आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बहुत ही डिफरेंट लेवल पर चली जाए। तो वहाँ पर रेडबुल एक बहुत ही यूनिक मार्केटिंग किया था 2012 के अंदर, जहां पर अर्थ की सरफेस से ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फीयर से भी ऊपर ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर हाइट से एक बंदे ने रेडबुल ने पूरे इवेंट को स्पॉन्सर किया था और एक बंदे ने पैराशूट के साथ वहां पे जंप किया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा हाइट्स यानी ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर की हाइट से जंप करना, जो वीडियो आज की डेट में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिसको ऑलमोस्ट 46 मिलियन लोगों ने देख लिया है। और आज की डेट में उस पूरे जो पर्टिकुलर स्टंट था उसको आज की डेट में भी लोग याद करते हैं। जिस स्टंट की जो कॉस्टिंग आई थी वो रेडबुल को नियर बाय $50 मिलियन आएगी। तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा पैसा सिर्फ एक स्टंट के लिए? कि अगर मैं बात करूं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो कहते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉस्ट के सामने जो अवेयरनेस बढ़ी थी उस अवेयरनेस की एडवर्टाइजमेंट की जो अगर कॉस्ट निकाली जाए तो वो है $6 बिलियन, यानी $6 बिलियन खर्चा करने के बाद जो अवेयरनेस बढ़नी चाहिए वो अवेयरनेस सिर्फ एक स्टंट ने बढ़ा के रख दी थी। यानी $50 मिलियन के सामने रेडबुल को $6 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। तो रेडबुल ने कुछ ऐसी नई चीज़ की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया अपने पर्टिकुलर ब्रांड के नाम पे। यानी कि रेडबुल ने जो इवेंट को स्पॉन्सर किया था वो इवेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो इस तरीके से रेडबुल आज की डेट में कई सारे यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अप्रोच करता है मार्केट के अंदर। आज की डेट में 6 से भी ज़्यादा म्यूजिक लेबल रेडबुल के खुद के और कई सारे रेडबुल के रिलेटेड आपको गाने भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से रेडबुल अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कई सारी नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी और नए नए तरीकों के साथ आता है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से उसकी अवेयरनेस भी बढ़े एंड उसकी ब्रांडिंग भी बहुत सही तरीके से हो। तो इस तरीके से रेडबुल ने बहुत ही सही तरीके से अपना मार्केटिंग किया एंड अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाई। अब बात करते हैं कि रेडबुल पैसे कहाँ से कमाता है, सिर्फ कैन को सेल करने से कमाता है या फिर कोई और भी तरीके हैं जिसकी वजह से रेडबुल अर्न करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैन की। आज के जो रेडबुल के कैन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो नियर बाय 9 सेंट आती है। उसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ रुपीज़ के अंदर तो नियर बाय 7 से 8 रुपये, और उसको रेडबुल मार्केट के अंदर नियर बाय $3.87 के अंदर सेल करता है। या फिर बात करें 120 रुपीज़ से अगर 125 रुपीज़ के अंदर मार्केट के अंदर रेडबुल सेल करता है। अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े होलसेलर की तो रेडबुल बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन देता है अपने होलसेलर को, जिसकी वजह से होलसेलर भी उसकी प्रोडक्ट को बहुत ही सही तरीके से मार्केट के अंदर प्रमोट करते हैं। अगर मैं बात करूँ होलसेलर जैसे बड़े बड़े वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो वहाँ पर रेडबुल अपनी जो पर्टिकुलर एक कैन होता है वो ऑलमोस्ट $1.84 से लाकर $1.87 के बीच में बड़े बड़े होलसेलर को देता है। यानी कि एक होलसेलर एक कैन पे ऑलमोस्ट नियर बाय $1.5 से लगाकर $1.85 तक वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यानी उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन रहता है और सारा मार्जिन पे करता है कस्टमर। तो इस तरीके से रेडबुल सबसे पहले कमाता है बहुत अच्छा खासा अपनी प्रोडक्ट के थ्रू। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूँ तो रेडबुल कमाता है अपने ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, अपने इवेंट्स के थ्रू एंड साथ साथ में अपने स्पॉन्सरशिप के थ्रू। रेडबुल ने 2006 के अंदर एक टीम को परचेस किया था $25 मिलियन के अंदर, और आज की डेट में उस टीम की जो वैल्यूएशन है वो है नियर बाय $300 मिलियन। तो अब इस तरीके से रेडबुल डिफरेंट स्पॉन्सरशिप के अंदर डिफरेंट इवेंट्स के अंदर भी आज की डेट में बहुत ही अच्छा खासा कमा रहा है। अगर मैं बात करूँ रेडबुल के रेवेन्यू की तो 2019 के अंदर रेडबुल ने $6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ रेडबुल ग्रो कर रहा है। आज में ऑलमोस्ट 171 कंट्री के अंदर रेडबुल सेल हो रहा है एंड आज में इंडिया के अंदर भी रेडबुल का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। अगर मैं उसकी स्टोरी की रिलेटेड बात करूँ तो
रेडबुल की शुरुआत हुई थी 1984 के अंदर। उसके बाद 1987 के अंदर ऑफिशियली रेडबुल वहाँ पे लॉन्च हुआ। उसके बाद उन्होंने जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, उसके बाद वेस्टर्न कंट्री इंडिया के अंदर, और इस तरीके से डिफरेंट कंट्री को डे बाय डे कैप्चर करने लगे। और आज की डेट में 171 कंट्री के अंदर रेडबुल सेल हो रहा है। तो इस तरीके से रेडबुल अपनी 5 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं या फिर टेटरिच की लीडरशिप की बात करूं, हर तरीके से रेडबुल बहुत ही कंप्लीटली अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं रेडबुल की 100 या 125 रुपीज जो प्राइस है वो कस्टमर क्यों पे करते हैं। रेडबुल का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूसरा कोई और लूं तो वो है एप्पल। जिस तरीके से एप्पल अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे प्राइस पे सेल करता है लेकिन क्वालिटी बहुत ही वर्ल्ड क्लास देता है, उसी तरीके से रेडबुल ने भी अपनी प्राइम प्राइस को हमेशा आगे रखा, जिसकी वजह से लोग ये सोचते थे कि रेडबुल कोई मामूली ड्रिंक नहीं है जिसको हर कोई ले सकता है। रेडबुल एक प्राइम ड्रिंक है, यानी रेडबुल पीने से लोग प्राउड फील करते थे। एनर्जी तो मिलती ही थी लेकिन रेडबुल लोगों को प्राउड फील करवाता था, प्राइम फील करवाता था, जिसके लिए रेडबुल के लिए लोग 100 रुपीज़ एंड 125 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार थे। इसी तरीके से प्राइम जो प्राइसिंग होती है वो भी एक बहुत ही नया सेक्टर होता है। अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से महंगी प्रोडक्ट को आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो तो उसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में बता देना कि उस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में बताऊंगा कि किस तरीके से महंगी प्रोडक्ट को भी मार्केट के अंदर इजीली सेल कर जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड साथ साथ में हमारी एप्लीकेशन आज की डेट में प्ले स्टोर पे लाइव है, जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे वेल।